अब की बार अगर रीटेक करवाया ना तुम लोगों ने मुझसे, कसम मालिक की एक एक को मैं यही फांसी पर चढ़वाऊंगा। ये तीसरी बार दे रहा हूं मैं इस वीडियो का टेक। क्रिटिकल, मेरी जिंदगी क्रिटिकल हो रही है अब इसके चक्कर में। सर हाईएस्ट रीटेक कितना गया आपका? मत तो कर यार, वो पुराने दिन याद आ जाएंगे जब शुरू किया था। बता दो। 18 दिन का डेटा गायब करा था अपन ने। एक मछली को एक तालाब के अंदर, पानी के अंदर से बाहर की दुनिया कैसी दिखाई देती होगी। एक डाइवर एक सनसेट एक सनराइज को देख पाता है कि नहीं देख पाता है, डायमंड इतना चमकता क्यों है, इन सब चीजों के पीछे कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो चलिए आइए बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिटिकल एंगल को। देखो यार, क्रिटिकल एंगल की कहानी को समझना है ना, तो डेफिनेशन सब बाद में गई। क्रिटिकल का मतलब समझने का है अपन को। यहां पर बहुत सिंपल सा लॉजिक है, और वो लॉजिक ये कह रहा है कि ये आपकी ऑब्जेक्ट है। अब ये आपकी अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रेस चलेंगी। अब रेस तो चली, ये ऑब्जेक्ट से रेस चली, इस पॉइंट पर आई, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर जा रही है। मैं इस बात में भी बताऊंगा तुमको, टेंशन मत लो कि डेंसर से रेयरर ही क्यों लिया, क्योंकि हम इंसानों का जो दिमाग होता है ना, ये थोड़ा अलग लेवल पर डील करता है। ऐसा क्यों जानने की कोशिश करते हैं हम। तो हमने कहा कि यार अगर ये रे डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, मतलब जाना चाह रही थी सीधी, बट ये हो गई थोड़ी सी बैंड। अच्छा, हमने कहा अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल बढ़ जाने दो। अब एक काम करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दो। अब हम एक ही पॉइंट से क्यों ले रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके पीछे का भी लॉजिक है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रहेगी तो अपन इसको बेंड करते चले जाओ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए बुक्स में, कई रेफरेंस बुक्स में आपको यहीं पर दिखेगी आपकी ऑब्जेक्ट। अब ये रे जा रही थी बिल्कुल सीधी, अगेन थोड़ा और बैंड हो गई। अब इंसिडेंस एंगल बढ़ा तो रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, और बढ़ गया। तो एक इंसान के दिमाग में आया कि यार अगर और बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो उसने कहा एक काम करते हैं और बढ़ा देते हैं। अब जब और बढ़ाया तो ये रे और ज्यादा बेंड हो गई, और अब ये चली गई सरफेस के अलोंग। अगर ये सरफेस के अलोंग चली गई मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, अगर मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये क्या होगा तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अच्छा इंसान वही है जो उस समय की डिमांड के हिसाब से चीजों को करे, ना कि इतना सब जानने की सबको इच्छा है, मगर स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट वीडियो, इसीलिए मैं कह रहा हूं सारे वीडियो देखना जरूरी है। तुम ऐसा मत करना कि एक वीडियो देखो और सोचो कि नहीं यार ये तो हो गया मेरा, बाकी टॉपिक मुझे आते थे, बहुत अच्छी बात है, मगर क्या नहीं आता ये वो वीडियो देख के तुम्हें पता चलेगा। इसलिए सारे वीडियो सीक्वेंस में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाओ जरा जल्दी से इसी पॉइंट पर कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना कर दूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे पास 90 डिग्री हो जाए, अब क्या होगा। इससे ज्यादा पर तो फिर अपन अगले वीडियो में बात करेंगे, मगर यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलने लग जाते हैं क्रिटिकल एंगल। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इससे ज्यादा अब नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्रिटिकल है। अब आगे का क्वेश्चन ये उठता है कि आपने इसको तो क्रिटिकल कह दिया बाबा जी, ठीक है, अब हमको आगे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब अपन को करना पड़ेगा डेरिवेशन। अच्छा, एक डाउट और दिमाग में आया कि डेंसर से रेयरर ही क्यों लिया। डेंसर से रेयरर इसीलिए लिया क्योंकि अगर रेयरर टू डेंसर जाता तो रे नॉर्मल की तरफ बैंड होती, और अगर नॉर्मल की तरफ बैंड होती हमारी रे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता नहीं, कम हो जाता। तो इसीलिए वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसमें हमने देख लिया। इसीलिए हमने रे को कहां से कहां भेजा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। तो अब यहां पर डेफिनेशन दो जरा मेरे साथ, और एक बार में डेफिनेशन याद होगी। व्हेन अ रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponds to which the angle of refraction is 90 degree is known as critical angle for that pair of medium। 90 डिग्री क्रिटिकल एंगल नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा इस पेयर के लिए, क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग डेफिनेशन डिट्टो यहां पर लिखी हुई है। एज इट इज आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल ही रहे हैं, इसको पढ़कर मैं आपका टाइम और इन्वेस्ट नहीं करवाऊंगा। वेस्ट नहीं बोला, इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट करो इसको जब दोबारा पढ़ोगे तब। अब हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, और वो पूछा जाता है म्यू का रिलेशन क्रिटिकल एंगल के साथ, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इन दोनों के बीच में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है रिलेशन, और क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, अभी तुम्हारे सामने बोर्ड पर है इसीलिए तुम्हें दिख रहा है, बट हमको ये रिलेशन निकालने को कहा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो बिना बूटी के तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं, और यहां पर प्रेजेंट है आपकी बूटी। अब बूटी क्या कहती है? बूटी ये कहती है भाई अप्लाई स्नेल्स लॉ, पापा ऑफ रिफ्रैक्शन 99%। अभी ना मेरे सामने ये दो बैठे है ना, और ये दोनों के दोनों भी अब स्नेल्स लॉ को याद कर चुके हैं। कह रहे हैं यार इतना आसान है क्या साइंस, मतलब आप कुछ भी करते हो लगाते एक ही लॉ हो, सारे डेरिवेशन एक ही तरीके से कर रहे हो। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस देखने का नजरिया बदलो, नजारे सारे के सारे अपने आप बदल जाते हैं। तो ये डेरिवेशन अब कुछ नहीं है मेरे लिए, ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ स्नेल्स लॉ लगाना है मुझे। अब स्नेल्स लॉ मुझे लगाना है, यहां पर लगा देते। ध्यान रखना, डेंसर से रेयरर जा रहे हो, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहे हो और स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डी म्यू आर। क्यों है डी म्यू आर? क्योंकि आप डेंसर से रेयरर जा रहे हो, इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अब अगर ये आई क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, और मैं कभी भी डेंसर के रिस्पेक्ट में रेयरर का नहीं निकालता, मैं हमेशा रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का निकालता हूं। हमने ए म्यू जी निकाला, हमने ए म्यू डब्ल्यू निकाला, हमने ए म्यू डायमंड का निकाला, मगर हम लोग जो याद रखते हैं वो हमेशा डेंसर का रखते हैं रेयरर के रिस्पेक्ट में। अब इन दोनों को आपको इंटरचेंज करना है। अगर इन दोनों को आपको इंटरचेंज करना है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है, आर और डी को इंटरचेंज करना है तो 1 अपॉन कर दो, तो आपने कर दिया 1 अपॉन आर म्यू डी। ये हो गया साइन सी, और साइन आर की जगह पर हो जाएगा साइन 90। साइन 90 क्या हो गया 1, ये क्या हो गया साइन सी। और जब भी कभी म्यू लिखा हो तो ये समझ जाना कि ये डेंसर का है रेयरर के रिस्पेक्ट में। अब जैसे ही आपने यहां पर 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू साइन सी अपॉन 1, म्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन सी को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉसेक सी। सो साइन सी 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू म्यू। ये म्यू किसका है, डेंसर मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में, रेयरर के रिस्पेक्ट में, हमेशा याद रखना। अब आपको जितने फॉर्म दिखाना चाहूं मैं उतने दिखा सकता हूं, बट यहां कहानी खत्म हो गई। अब आपके कई ऑथर्स ऐसा भी लिख देंगे कि साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, या फिर C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। अब आप जितना लिखना चाहो, इसके जितने फॉर्म बनाना चाहो उतने फॉर्म बना लो, मगर अपना काम यही हो चुका था। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, और 1 अपॉन साइन बन जाता है कॉसेक सी, है ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्री बायो वालों को नहीं आती हो तो बिल्कुल मत ध्यान देना, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें दिखा दिया कि देख लो, अगर दिमाग में बैठ जाए तो ठीक है। सो दिस इज योर क्रिटिकल एंगल। ये डेरिवेशन हो गया सिर्फ एक बूटी के सहारे। क्या लगाना था, स्नेल्स लॉ। कैसे लगाना था, डेंसर से रेयरर जा रहे थे, साइन आई बाय साइन आर। आई क्रिटिकल एंगल है तो आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कहानी खत्म। अब अपन के पास जो एग्जाम्स में आता है वो आता है फैक्टर अफेक्टिंग, कि ये फैक्टर कौन कौन से फैक्टर पर क्रिटिकल एंगल डिपेंड कर रहा है। अब अगर कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, सबसे पहली चीज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अभी देखा म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी या साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो अगर म्यू की वैल्यू को तुमने इंक्रीज कर दिया, अगर ये बढ़ेगा तो 1 अपॉन में बढ़ना मतलब कम होना होता है, तो अगर म्यू बढ़ेगा तो 1 अपॉन म्यू कम हो जाएगा, और अगर ये कम हो गया तो क्रिटिकल एंगल भी कम हो जाएगा। सो इसीलिए ध्यान रखना, म्यू बढ़ेगा तो 1 अपॉन म्यू कम हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा क्रिटिकल एंगल वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। सो एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओ क्रिटिकल एंगल कम होता चला जाएगा। और यही बहुत बड़ा रीजन है कि डायमंड जो है वो स्पार्कलिंग करता है। क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। जब आगे वाला चैप्टर, अभी तो मैंने नाम गलती से ले लिया, बट जब आगे वाले वीडियो में वो टॉपिक बताऊंगा तो और मजा आएगा। आज कोट कर दिया कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। क्या है ना, चीजें लिंक करने में एक अलग ही मजा आता है, नहीं आता क्या। आज यहां बोला था, क्यों बोला था यहां पर, अगले वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्यों बोला था, इसीलिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, इसके बाद वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट। दुश्मन का दुश्मन कौन होता है, दोस्त होता है ना। तो यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और इसीलिए मैंने तुमको पढ़ाया भी था कि हमारा हीरो कौन, हमारा हीरो था रेड कलर।
क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम बैंड रेड होता है। सनराइज पे सन रेड दिखता है, सनसेट पे सन रेड दिखता है। तो भाई ये जितनी भी चीजें थी, रेड हमारा हीरो था क्योंकि उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ थी विजिबल रीजन में। ठीक है, सो अगर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा अगर वेवलेंथ बढ़ेगा, और अगर आप देखो गौर से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल भी इनवर्स चल रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के इनवर्स है। इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो अब हमारा हीरो फिर से आ गया पिक्चर में, और वो हो गया रेड। सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किस कलर के लिए होगा? इट विल बी फॉर रेड। सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसके लिए होगा? इट विल बी फॉर वॉयलेट। सो अल्टीमेटली जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगेन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस जिस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल उन सब पे करेगा। ये टेम्परेचर पे करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। उल्टा चल रहा है। सो इसका मतलब है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस क्रिटिकल एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये आपके पास 3 फैक्टर थे, जिन 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था आपका क्रिटिकल एंगल। अब हमारे पास आता है न्यूमेरिकल, क्योंकि बाबा जी ने कहा है एक वीडियो में सारी चीज दूंगा। तो चलो भाई न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। मुझसे पहले कर देना, मैंने कहा था तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, मुझसे पहले नहीं तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब। तो चलो शुरू कर दो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मान लेते हैं, और बाकी सारी चीजें आपको खुद करनी है। तो देखो यार, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ था हमको 30 डिग्री। स्पीड ऑफ लाइट एयर में हमको पता है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Vm तुमको निकाल कर लाना है। स्पीड ऑफ लाइट के साथ रिलेशन मुझे एक ही चीज पता थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज बेसिकली इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा? स्पीड इन एयर इज 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड इन मीडियम। अब अगर आप यहां पर देखो तो ये तो हो गई आपके पास एक इक्वेशन। प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन ये दिमाग में खड़ा हो गया, करूं तो करूं क्या? म्यू तो पता ही नहीं है मुझे। अगर म्यू पता होता तो मैं कर लेता। यहीं से न्यूमेरिकल का अगला स्टेप स्टार्ट होगा, और डेटा दिया हुआ था क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। क्या उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, sin 30 डिग्री 1/2, 2 चला गया ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली इक्वल टू 2। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उठाओ और इस इक्वेशन 1 में रख दोगे। जैसे ही रखोगे 2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन Vm। बस यहां म्यू की जगह 2 रख दिया, 2 आ गया डिवाइड में, Vm की वैल्यू हो गई 3/2 × 10⁸, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड आई होप आपने मुझसे पहले सॉल्व कर लिया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि बाबा जी आपसे पहले हमने सॉल्व कर लिया। हो सकता है, क्या पता, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट वेट कर रहा हो। तो इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और सब लोगों को यह बताना बिल्कुल मत भूलना कि सही तरीके से फिजिक्स पढ़ना है। तो आ जाओ फिजिक्स बाबा 2.0 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।